नमस्तुभ्यम वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सेपियंस क्वेस्ट में। तो देखिए हम लोग की जो कृति चल रही है डार्क हॉर्स के नाम से, जो नीलोत्पल मृणाल जी जो इसके रचयिता हैं, जो लेखक करता है। तो हम लोगों ने अभी तक देखा कि जो हमारी कहानी थी वो कहाँ तक पहुँची थी, कि वहाँ पर राय साहब जी जो है संतोष के लिए चाय लेकर मतलब दूध लेकर आते हैं चाय बनाने के लिए। और संतोष जी ने जो बताया कि मतलब जिस तरह से उन्होंने विवरण दिया हर एक कमरे का, मतलब हर एक वस्तु का कमरे में जो रखी हुई चीज़ें थी, तो उसके विषय में हम लोगों ने जाना। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कृति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि जो रचना है उस रचना को वैसे ही हूबहू हम नरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए आगे हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। और यदि आपको लगे कि हाँ, हम अच्छा काम कर रहे हैं तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन हमारा सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चौथा चैप्टर डार्क आवर्स का, रचयिता नीलोत्पल मृणाल जी। चलिए पहले आपको मस्त अदरक वाला चाय पिलाते हैं। दूध का पैकेट लेकर आए राय साहब ने कहा। लाइए हम बनाते हैं, संतोष ने औपचारिकतावश बोल दिया। अरे नहीं महाराज, आप जाइए जल्दी फ्रेश हो लीजिए, बाथरूम में देखते हैं हम पानी आ रहा है कि नहीं। कहते हुए राय साहब ने बाथरूम में नल चलाया। पानी आ रहा था। संतोष बाथरूम जाने के नाम से ही सिहर गया। मन ही मन सोचा, भला इस बाथरूम से कोई फ्रेश होकर कैसे निकल सकता है। बस हम ब्रश कर लेते हैं, कहकर संतोष बेसिन पर ही मुंह धो वापिस कुर्सी पर बैठ गया। तब तक चाय बन गई थी। आइए चाय लीजिए, बिस्कुट दूं क्या? राय साहब ने प्रश्नवाचक मुद्रा में पूछा। नहीं, बस चाय ही रहने दीजिए, संतोष ने समझते हुए कहा। और बताइए कैसी रही यात्रा, कैसा लग रहा है दिल्ली? राय साहब ने इत्मीनान से बेड पर बैठते हुए पूछा। बढ़िया रहा, ट्रेन भी बस 2 ही घंटा लेट था। यहाँ आने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। हाँ, साला यहाँ का बुढ़ा लोग बड़ा हरामी टाइप है हो रहा साहब, संतोष ने चाय सुड़कते हुए कहा। राय साहब ने पूछा, क्या हुआ था ऐसा? संतोष ने चाय टेबल पर रखते हुए मेट्रो पर मिले बुजुर्ग वाली घटना बताई। राय साहब ने गंभीर मुस्कान चेहरे पर लिए बड़ी बारीकी से सारी बात सुनी और बोले। देखिए संतोष जी, पहली बात तो ये है कि हरामी होना उम्र निरपेक्ष है। आदमी किसी भी उम्र में बुरा हो सकता है। कोई छोटा बच्चा वयस्क से ज़्यादा बुरा हो सकता है तो कोई बूढ़ा उस बच्चे से ज़्यादा बुरा हो सकता है। ये तो एक परिस्थिति जन्य अवस्था है, और इस बात पर निर्भर है कि कैसे कैसे परिवेश में शिक्षा दीक्षा मिली है, वो कैसे समाज में रहा है। इसलिए ये कह देना कि यहाँ के सारे बुढ़े खराब हैं, मैं नहीं मानूंगा। हमने गांव में भी कई खराब बुढ़े देखे हैं, और यहाँ दिल्ली में भी कई अच्छे विनम्र बुजुर्ग भी देखता हूँ। खुद हमारे नीचे वाले अंकल एक बेहद अच्छे इंसान हैं। सो आप बस एक आदमी के व्यवहार के आधार पर पूरे वर्ग या समुदाय के प्रति कोई धारणा नहीं बना सकते। यही गलती दुनिया के कई इतिहासकारों और समाजशास्त्रियों ने की है। वही गलती आप दोहरा रहे हैं, जो किसी सिविल सेवा की तैयारी करने वाले छात्र से तो कतई नहीं होनी चाहिए। यह कह राय साहब ने चाय सुड़की। संतोष तो बस आंख गोल किए एकटक राय साहब को देखे और निर्बाध सुने जा रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी छोटी सी बात इतिहास की गलती दोहराने वाली बात साबित हो सकती थी। उस पर गंध मारते कमरे में राय साहब के चंदन से गमकते दार्शनिक विचारों से महक उठा। उसने मन ही मन राय साहब की बौद्धिकता का लोहा मानते हुए सोचा, वाह रे लड़का, ये होता है समझ। यही क्वालिटी है जो मेंस लिखे हैं। मजाक थोड़े है, ऐसी छोटी सी बात के पीछे का बड़ा अर्थ पकड़ना। वह भी मन ही मन बात के लिए भी राय साहब का आभार प्रकट कर रहा था कि उन्होंने संतोष को अभी अभी सिविल सेवा प्रतियोगिता की जिम्मेदारी और ओहदे का मान कराया था, जो संतोष ने रात भर की यात्रा में हासिल किया था। कल तक संतोष केवल एक छात्र था, पर आज वह सिविल सेवा प्रतियोगिता हो गया था। इसकी एक अलग जिम्मेदारी होती है।
समाज और अपने युग के प्रति इसके विशेष दायित्व होते हैं। संतोष की चाय रखी रखी ठंडी हो चुकी थी और मिजाज में एकदम गर्माहट आ गई थी। आप ठीक ही कह रहे हैं राय साहब। असल में हम अभी उस तरह से नहीं सोच पा रहे हैं जिस तरह से आप लोग सोच लेते हैं। संतोष ने चेलत भाव में कहा। हाँ हाँ, हो जाएगा धीरे धीरे, अभी तो आए ही हैं आप। हम लोग भी नया में यहाँ ऐसा सोच पाते थे। पढ़ रहे हैं, 100 तरह का किताब पढ़े हैं, कई नई चीज को देखे छुए समझे और तब जाके सोच विकसित हुआ है, राय साहब ने गुरुत्व भाव में कहा। इसी बीच संतोष की जेब में रखा मोबाइल बजा। पटना से पाजेब बलमजी, आरा से हुटलाली, मंगाई छत द छपरा से चुनरिया छीट वाली। हाँ हेलो, प्रणाम पापा, संतोष ने कहा। हाँ खुश रहो, अरे पहुंच गए, फोन भी नहीं किए, टेंशन हो रहा था यहाँ। उधर से विनायक बाबू बोले। हाँ पापा, मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, पहुंच गए हैं। फिर संतोष ने राय साहब को एक बार गौर से देखा, मुस्कुराया और एक बार फिर अपने पापा से बोला, एकदम सही जगह पहुंच गए हैं। संतोष तो भी राय साहब की बौद्धिकता के ताप से पककर परिपक्व होने की रासायनिक प्रक्रिया में था। राय साहब ने इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए संतोष को टोका। ये आपने रिंगटोन किसका लगाया है संतोष भाई? अरे आप तो जानते ही होंगे, भरत शर्मा व्यास का माटी से जुड़ा बड़ा हिट लोकगीत है ये, संतोष ने गर्व से कहा। पर अगले ही पल सारा गर्व कपूर की तरह उड़ गया। आप कैसा गीत सुनते हैं, कैसे गाने को रिंगटोन रखते हैं, मोबाइल का वॉलपेपर कैसा है, इन चीज़ों से भी लोग आपके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करते हैं। सो इन चीज़ों के चयन में आपको सावधानी बरतनी चाहिए। ये जो गाना आपने लगाया है रिंगटोन में, ये बजेगा तो कोई क्या सोचेगा? एकदम से लंपट छेछड़ा वाला फीलिंग आ रहा है। बताइए, छोड़िए ये भोजपुरी भोजपुरी का माया, स्टैंडर्ड बढ़ाइए। आप एक बार हमारे पर मारिए मिस कॉल, राय साहब ने एक सांस में कहा। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी। संतोष के काल लगाते ही यही गाना बजा राय साहब के मोबाइल पर। राय साहब ने बेड पर से तकिया ले पैर नीचे डाला और एकदम संत के आसन में बैठ वाचना शुरू किया। देखिए, मेरा रिंगटोन माना फिल्मी है, शाहरुख पर फिल्माया गया है, लेकिन गीत में एक मैसेज छुपा है। ये गीत कल हो ना हो जीवन की नश्वरता को दर्शाने वाला गीत है। ये बुद्ध के क्षण भंगुरता पर आधारित गीत है। ये सिद्धनाथ परंपराओं का गीत है। ये भारत के षड दर्शन के कोख से निकला हुआ एक संश्लिष्ट गीत है। या भौतिकतावादी चिंतकों के चिंतन से उपजा हुआ गीत है, जो हमें आज के लिए जीने को प्रेरित करता है। देसी भाषा में अगर समझें तो ये कल करे सो आज कर वाली कहावत पर आधारित गीत है। गीत में भी हर घड़ी बदलते हुए जीवन के परिवर्तनशील स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। ऐसी गीत जहां बजता है लोगों को एक शिक्षा देता है। और आप भी अब मिस कॉल, अब आप भी सिविल एस्पिरेंट हो चुके हैं, ऐसा ही कोई गीत बना लीजिए रिंगटोन। आप अब आप ही कौनो सेट कर दीजिए, संतोष ने एकदम समर्पण भाव से कहा। अच्छा, हम देखते हैं कोई मीनिंगफुल गाना जो सिविल एस्पिरेंट पे फिट रहेगा, आपको कल तक देंगे खोज के, राय साहब ने उसे भरोसा देते हुए कहा। संतोष ने तत्काल वाइब्रेशन मोड में फोन को डाल दिया। संतोष का मन राय साहब की बौद्धिकता को सलाम करना चाह रहा था। उसने सोचा कि सुबह सही ही कहा था कि मैंने कि अब आपकी शरण में आ गया हूँ। वह सोच रहा था कि ऐसे आदमी की संगत में रह आईएएस आईपीएस बनना बहुत दूर नहीं है। पता नहीं राय साहब अब तक क्यों नहीं हुए। अचानक यह सवाल उसके मन में आया, पर राय साहब के सम्मान में तुरंत निकल भी गया। काफी देर तक बातचीत का सिलसिला चलता रहा। राय साहब अपनी करामाती बात विचार से संतोष को लगातार चकित किए जा रहे थे। अब संतोष को थोड़ी भूख महसूस हुई। राय साहब की तरफ से भूख पर कोई
चर्चा परिचर्चा न छेड़ते हुए संतोष ने ही पहल करना उचित समझा। चलिए थोड़ा बाहर चलें, कुछ खाकर आया जाए राय साहब। संतोष ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा। भूख लग गया, यहाँ रहिएगा तो हम लोगों की तरह इस पर विजय पा लीजिएगा। पढ़ाई और उसकी परिचर्चा में भूख का पता ही नहीं लगता है यहाँ लोगों को। राय साहब ने एक छेछड़ी टाइप हंसी में दांत निकालते हुए कहा। संतोष को लगा, यार यहाँ भूख तो कोई मुद्दा ही नहीं है। राय साहब ने संतोष की मनोदशा भांपते हुए अपनी बात का वजन बढ़ाते हुए कहा। संतोष जी, आदमी जैसे ही पेट का गुलाम होता है उसके मस्तिष्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं, विचार आने बंद हो जाते हैं। भूख का अंधा कुछ नहीं देखता। और जान लीजिए, एक सिविल के लिए, छात्र के लिए मस्तिष्क का खुला होना एवं विचारों का आना पेट में भोजन आने से ज़्यादा जरूरी होता है। सोचिए, इस दुनिया में कितने लोग होंगे जो अपने लिए भूख पर बात करके उनको, उनके प्रति भूख से तरस रहे होंगे। क्या हमारे जैसे लोग अपने लिए भूख पर बात करके उनके प्रति असंवेदनशील नहीं दिखा रहे हैं? क्या ये अपराध नहीं है? क्या हम खुद से नज़र मिला पाएंगे? अगर एक सिविल सर्विसेज का प्रतियोगी होकर भी हम उनके लिए कुछ न कर पाए, क्या इस पर हमें सोचना नहीं चाहिए? बताइए संतोष जी, चुप क्यों हैं? बताइए तो। अरे आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? खुद को संभालिए संतोष जी। हमारे आपके जैसे लोगों को ही तो आईएएस बन के दुनिया बदलनी है। हम खाने कमाने के लिए आईएएस बनने थोड़ी आए हैं। यूपीएससी ने अब बकायदा अपने सिलेबस में भूख के मुद्दे को शामिल किया है। हमें वो भूख मिटाना है। राय साहब की इन बातों ने संतोष को वैसे झकझोर दिया था जैसे 12 वर्ष का कोई लड़का पेड़ पर चढ़कर जामुन से भरी कोई डाल झकझोर देता है। संतोष की आंखें नम हो चुकी थी। उसकी आंखों के आगे भूख से बिलखते बच्चे नाचने लगे थे। उसे लगने लगा, हे भगवान, ये मैंने क्या सोच लिया। एक सिविल अभ्यर्थी होने भी खुद की भूख की जैसे सतही और तुच्छ बात कैसे कर दी। उसने मन ही मन सोच लिया था कि पश्चाताप के तौर पर अब वह कम से कम 2 दिन तो खाना नहीं खाएगा। जी बस यूं ही आंखें भर आई राय साहब। मैं कितना नीच हूँ, छी। मैंने अपने खाने के बारे में सोचा और दुनिया की भूख भूल गया। क्या बनूंगा मैं आईएएस। संतोष ने आंख मिचमिचाते हुए कहा। आप अब इतना भी खुद को शर्मिंदा ना करिए। अरे अभी तो आप आए ही हैं आज ही। आपको क्या पता कि एक आईएएस के छात्र को किस एंगल से सोचना चाहिए। हम लोग भी शुरू में ऐसे ही सोचते थे, पर धीरे धीरे खुद को बदले। आपका भी हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। आइए, टिफिन तो रखा ही है, दो दो रोटी खाते हैं उसी में। कहकर राय साहब टिफिन उठाने बेड से उठे। संतोष ने अब की चुप रहना ही उचित समझा। उसे लग रहा था कि अब फिर कुछ गड़बड़ ना बोल दे और फिर एक बड़ी ऐतिहासिक भूल दोहराने की गिलानी झेलनी पड़े। राय साहब अखबार बिछा उस पर टिफिन खोल छितरा चुके थे। संतोष ने एक हाथ नाक पर रख चुपचाप खाना शुरू कर दिया। राय साहब ने इस तरह अपना ज्ञान तो बांटा ही, साथ ही संतोष को वैश्विक भूख की भयावह तस्वीर दिखा अपने कम से कम 50 रुपए भी बचा लिए थे, जो मेजबान और सीनियर होने के कारण संतोष को खिलाने में लग सकते थे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग का जो आज चौथा चैप्टर था, थोड़ा भावुक कर देने वाला चैप्टर था, लेकिन ठीक है। अब वो वास्तविक घटना है तो भावुक तो होंगे ही। जीवन में उतार चढ़ाव, जीवन के संघर्ष, जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं वो आती रहती हैं। तो चौथा चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप यह भी बता सकते हैं कि सुधार की क्या अपेक्षाएं हैं, हम और क्या चीज़ों को बेहतर ढंग से आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। जो भी भूल हुई हो, भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और साथ ही साथ आप अपने सुझाव को ज़रूर बताइएगा कि इस पाठ को और कितनी अच्छी तरीके से पेश किया जा सकता है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इसको अपने 100% को दे करके सफल बनाएं, क्योंकि देखिए जो कृति है बहुत ही उत्कृष्ट शैली में लिखी हुई कृति है। बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है, बोलचाल की आम भाषा को प्रयोग किया गया है। बिहारी, अवधी और खड़ी हिंदी की जो एक सही मेल मिलाप, जो एक मिश्रित
चीज़ों को लाया गया है, जिस तरह से पिरोया गया है, वो अपने आप में ही लाजवाब और शानदार है। तो देखते रहिए सैपियंस क्वेस्ट। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। नमस्तुभ्यम दोस्तों।